नैना अपने पति सुजीत और सास ससुर के साथ चंदन नगर में रहती थी। उसे फोन चलाने का बहुत शौक था। एक दिन उसके पास एक वीडियो आता है जो उसकी सहेली नेहा ने फॉरवर्ड किया होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। नेहा कितनी अच्छी लग रही है इसमें। नैना नेहा को फोन करती है। नेहा, तुम्हारी वीडियो देखी, बहुत ही अच्छी है। कैसे बनाई तुमने ये वीडियो? अरे कुछ नहीं नैना, बस एक टिकटॉक नाम का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लो और उस पर अपना अकाउंट बना लो और वीडियो बना लो। बहुत ही आसान है। अच्छा, मैं भी बना सकती हूँ क्या टिकटॉक पर वीडियो? अरे तू क्या, तेरी सास भी बना सकती है। नैना भी टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाती है और अपनी पहली वीडियो बनाकर डालती है। चलो, ये हो गया मेरा पहला वीडियो। अब मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे बहू, तू सुबह से फोन में लगी है, कभी रसोई की तरफ भी देखा कर। सुबह से सारा काम मैं ही कर रही हूँ, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रेंगती। नैना अपने टिकटॉक में इतनी बिजी होती है कि उसका सास की बातों पर ध्यान ही नहीं जाता। अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मेरे साथ काम में थोड़ा हाथ बटाया कर। हाँ हाँ मम्मी जी, सुन लिया मैंने, पर अभी ना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ मैं। अरे वो तो दिख ही रहा है मुझे तेरा इम्पोर्टेंट काम। ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। नैना जोर से खुशी से चिल्लाती है और सास के हाथ से सब्जी की थाली गिर जाती है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? अरे मुझे तो हार्ट अटैक ही दे दिया। अरे मम्मी जी, मैंने जो टिकटॉक पर वीडियो डाला था ना, उस पर 2 घंटे में 1000 लाइक्स आ गए। मेरा वीडियो सबको बहुत पसंद आया। मतलब कि मुझे और वीडियो बनाकर डालनी चाहिए। अरे पहले ये सफाई तो कर दे। बहू, ओ बहू, किया धरा कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बार आना। नैना और वीडियोस बनाने में लग जाती है और धीरे धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। एक दिन अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है, तभी हाँ नेहा, देखा तूने, मेरे 5000 फॉलोवर्स हो गए हैं। तेरे तो 3 ही है ना। जबकि तू मुझसे भी पहले से वीडियो बना रही है। चल कोई नहीं, टैलेंट की बात होती है। तू देखती जा, 5000 को 5 लाख होने में वक्त नहीं लगेगा। नैना फोन रख देती है। नेहा को नैना का ताना मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। है, बड़ी आई 5000 फॉलोवर्स वाली है। सुजीत ऑफिस से घर आता है और देखता है कि नैना घर पर नहीं है। माँ, नैना कहाँ है? अरे बेटा, वो आजकल घर पे होती कहाँ है? टिकटॉक का शौक चढ़ा हुआ है ना, बस पूरा दिन फोन में हर वक्त लाइक्स ही चेक करती रहती है, घर के कामों में भी कोई मदद नहीं करती। सुजीत को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी नैना आ जाती है। आइए मैडम, कहाँ थी आप? मैं पार्क में गई थी, एक वीडियो रिकॉर्ड करना था ना। अरे यहाँ माँ अकेले ही पूरा घर संभाल रही है और तुम टिकटॉक पर वीडियो बनाती रहती हो। अरे ये कोई अच्छी बात नहीं है नैना। ओफो, आप तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे। अरे मैं वीडियो डालती हूँ और पता है, टिकटॉक से आप पैसे भी कमा सकते हो, पर आपको तो मेरे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ये कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुजीत अपनी ऑफिस में बैठा होता है और उसका काम में मन नहीं लग रहा होता। आज तो जल्दी घर जाने का मन है, क्यों ना आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाऊं, पर बहाना क्या होगा? हाँ, कह देता हूँ कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। सुजीत अपने बॉस के पास जाता है। हाँ सुजीत, बोलो। सर, मुझे अभी फोन आया कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ? हाँ, जाओ सुजीत। सुजीत घर आकर आराम कर रहा होता है और देखता है कि नैना घर पर नहीं है। ओफो, ये आज फिर कहीं चली गई है टिकटॉक वीडियो बनाने में। नैना भी ना। नैना एक मॉल में बैठी टिकटॉक वीडियो बना रही होती है। तभी सुजीत का बॉस वहां आ जाता है और नैना को वीडियो बनाते हुए देख लेता है। अरे, ये तो सुजीत की वाइफ है शायद। नैना भी सुजीत के बॉस को देखती है और पहचान लेती है। अरे, ये तो सुजीत के बॉस हैं। नैना बॉस के पास जाती है। हेलो सर, मैं सुजीत की वाइफ।
हेलो हेलो, आपकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत मेरी तबीयत को क्या होगा सर, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए ना, टिकटॉक की वीडियो बना रही हूँ मैं। ओह, तो इसका मतलब सुजीत ने मुझसे झूठ बोला। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्ते सर। ये सुजीत की तो कल खैर नहीं। नैना घर आ जाती है और सुजीत उस पर गुस्सा कर रहा होता है। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओफो, मॉल में थी। और पता है, आज तो मुझे आपके बॉस भी मिले, शॉपिंग करने के लिए आए थे। हे भगवान, तो तुमसे बात की क्या उन्होंने? हाँ, बात की और तबीयत के बारे में भी पूछा। मैंने तो कह दिया सर, मैं तो एकदम टकाटक हूँ। आज तुम्हारी टिकटॉक की वीडियो के चक्कर में मेरी तो नौकरी ही जाएगी। सुजीत सर पकड़ लेता है। अरे कोई बात नहीं, फिर आप भी मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बनाना, हम दोनों साथ में फेमस हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लड़का बनी बहू। पूरे 28 साल का हो चुका था ऋषभ, लेकिन शादी करने को तैयार ही नहीं था। माँ बाप पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। जब भी किसी लड़की का रिश्ता ऋषभ के लिए लेकर आते तो वो शादी करने से साफ मना कर देता, चाहे लड़की कितनी भी सुंदर, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ऋषभ के माँ बाप को इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। अरे ऋषभ बेटा, अच्छी खासी नौकरी लग गई है, दिखता भी इतना अच्छा है, आखिर बात क्या है, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? देख, तू हमारा इकलौता बेटा है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहता, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। अरे बेटा, अगर कोई लड़की तुझे पसंद हो तो उससे शादी कर ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ ऋषभ बेटा, अब देख, तेरी माँ से भी काम नहीं होता। घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम घर का माहौल भी अच्छा होगा और तेरी माँ को मदद भी मिल जाएगी। लेकिन मम्मी पापा कहाँ ना, मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं आती। अरे लड़कियां पसंद नहीं आती तो क्या लड़का पसंद आता है? वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ऋषभ की बात सुनकर उसके माँ और पापा का सर चकरा जाता है। कुछ दिनों के लिए ऋषभ अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता है और जब लौट कर आता है तो सामने का नजारा देखकर उसके माँ पापा बेहोश होते होते रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये तुम्हारे साथ कौन है? माँ, ये दीपक है, मेरी पत्नी। हम दोनों ने शादी कर ली है। दीपक तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकता है? अरे दीपिका होती तो बात समझ में भी आती, ये तो लड़का है। तो क्या हुआ पापा, आजकल तो ये सब फैशन में है और मैंने आपको बताया था कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दीपक को दीपिका बनाकर ले आओगे। मुझे बहू चाहिए, बहू के रूप में, ये आदमी नहीं। लेकिन मम्मी जी, मैं आपकी बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा मतलब करता हूँ। अरे इसको तो करता हूँ करती हूँ का अंतर भी नहीं पता, लेकर जाए इसे वापस। अगर आपने इसे घर से बाहर निकाला पापा तो मैं भी इसे के साथ चला जाऊंगा। मैं ऋषभ के बिना जी नहीं सकती, मेरा मतलब जी नहीं सकता। हमारा जिंदगी भर का साथ है, प्लीज हमें अलग मत कीजिए मम्मी जी, पापा जी। हे भगवान, ये तूने क्या दिन दिखाया? तेरे बेटे को थोड़ी अकल दे दे, लड़के को बहू बनाकर घर में ले आया है। अब क्या होगा, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? माँ, बेकार में परेशान हो रही हो। दीपक आपके सारे काम करेगी और एक अच्छी बहू की तरह आपके साथ रहेगी, देखना। पहले तो खुद तो क्लियर कर ले कि यह कुछ करेगा या करेगी, बाद में हम सोचते हैं कि हम क्या करें। बहू के आने के बाद क्या करते हैं, मुंह दिखाई की रस्म, तो आप भी वही कर लीजिए। आप चाहे तो मैं पूरे मोहल्ले में न्योता दे आती हूँ। अरे रहने दे, तेरी वजह से बेइज्जती और ज्यादा होगी। आई बड़ी, अब मेरा मतलब है आया बड़ा न्योता देने वाला। अगले दिन सुबह के वक्त दीपक बड़ी नजाकत से चलता हुआ सबके लिए चाय बनाकर सुबह सुबह बालकनी में आ जाता है। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। ये देखिए,
चाय बिल्कुल आपकी पसंद की है। मुझे ऋषभ ने सब कुछ बता दिया था कि आपको क्या क्या पसंद है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या नौटंकी है? नौटंकी कहाँ है? माँ देखिए तो, मेरा दीपक आपका कितना ख्याल रख रहा है। लाओ, अब जो भी है जैसे भी है चाय पियेंगे ही सही। थोड़ी देर के बाद वैसे दीपक, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अगले दिन अजी सुनते हैं, आज पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। लग रहा है घुटनों में फिर से कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने वो दवाई दी थी, उसकी मालिश करो ना अपने घुटनों पर, आराम मिल जाएगा। वो क्या है ना, खुद के हाथों से ठीक से मालिश नहीं हो पाती। अरे मम्मी जी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, लाइए मैं आपके पैरों पर मालिश कर देता हूँ। मेरा मतलब कर देती हूँ। अरे रहने दे। घर में बहू होती तो सेवा करती, यहाँ तो आदमी बहू बनकर बैठा हुआ है। मम्मी जी नाराज मत होइए, एक बार मुझे मौका तो दीजिए आपकी सेवा करने का। अच्छा ठीक है, ये ले दवाई लगा दे। दीपक बहुत अच्छे तरीके से घुटनों की मालिश करता है। थोड़ी देर के बाद इतना आराम मिल रहा है क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है मेरे घुटनों में कभी तकलीफ थी ही नहीं। लगता है तुम्हारी लड़का बनी हुई बहू तुम्हें पसंद आने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस इतने अच्छे से मालिश की इसलिए मैंने इसकी तारीफ कर दी। मम्मी जी पापा जी आपस में लड़ाई नहीं करते। अच्छा आप ये बताइए, शाम के खाने में क्या खाएंगे? पनीर, दाल मखनी, पुलाव, कुछ भी स्पेशल बता दीजिए। अरे भाई, ये सारी चीजें मुझे तो खाने में बहुत ही पसंद है। तुम क्या कोई औरत हो जो पनीर दाल मखनी बनाओगी? हाँ, अरे लड़का हो तो लड़के की तरह बिहेव किया करो ना। भले ही मैं लड़का हूँ तो क्या हुआ, अब तो मैं ऋषभ की पत्नी और आपके घर की बहू हूँ, तो मुझे उसी तरह से रहना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें पसंद है बना लो। आदमी रसोई में खाना बनाते हुए कैसे लगते हैं, जरा मैं भी तो देखूं। शाम को दीपक सबके लिए अच्छा सा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। ऋषभ ऑफिस से जब लौट कर आता है, सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह, क्या गजब का पनीर और दाल मखनी बनाई है। ऐसा जायका तो होटल के खाने में भी नहीं आता। दीपक, कितना अच्छा खाना बनाती हो, मेरा मतलब बनाते हो। तुम्हारी इसी अदा की वजह से तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे बहुत हो गया, आदमी होकर आदमी से प्यार करते हो। अरे लेकिन कुछ भी कहो, जरा खाना खा कर तो देखो ऋषभ की माँ, मजा आ जाएगा। हाँ वैसे बात तो आपकी सही है, खाना तो वाकई में लाजवाब है। इतना स्वादिष्ट पनीर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। कितना अच्छा होता अगर ये दीपिका होती। और फिर अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर ऋषभ के माँ और पापा ना केवल खुश होते हैं, बल्कि हैरानी से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं हुआ। सुबह का वक्त था, सब लोग बालकनी में बैठकर सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी रसोई में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल थे और जिसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ आती है। अरे ये कौन है? रातों रात हमारा लड़की बहू बन गया क्या? मुझे लगता है कोई सपना देख रहा है। इतनी सुंदर बहू तो हमने सपने में भी नहीं देखी। देखा माँ, जादू हो गया, जादू। अरे लेकिन ये है कौन? तुम्हारा वो आदमी वाला पत्नी कहाँ चला गया? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं दीपक नहीं, दीपिका हूँ। इतने दिन से लड़के के कपड़े पहनकर आपके घर में आपकी बहू बनी हुई थी। माँ, ये दीपक नहीं, दरअसल ये दीपिका थी, लेकिन इसे लड़कों की तरह रहने का शौक था और इसे लड़की की तरह रहना मंजूर नहीं था, इसलिए मैं इसे लड़के के रूप में आपकी बहू बनाकर यहाँ ले आया। तो फिर अचानक ये उसका हृदय परिवर्तन और रूप परिवर्तन कैसे हो गया? वो क्या है ना,
मुझे बाद में एहसास हुआ कि आप लोग इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि आपके बेटे ने एक लड़की के साथ शादी की है, इसलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई। हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम्हारे जैसा मेरा मतलब तुम्हारे जैसी बहू मिली, इतनी खूबसूरत और इतना ख्याल रखने वाली। भला हो भगवान का कि हमें लड़की बहू मिली है, लड़का बहू नहीं। राजेश अपनी पत्नी लता, बेटे सुनील और बहू आशा के साथ शास्त्री नगर में रहता था। आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक दिन, बहू, मेरी ये छड़ी टूट गई है, चलने में बड़ी परेशानी होती है। तू सुनील से कहकर नई छड़ी बनवा देना। सासू माँ, एक तो इतने खर्चे होते हैं और ऊपर से आपकी ये छड़ी खरीदने निकलेंगे तो 1-1.5 से तो कम की तो आएगी नहीं। और वैसे भी आपको कहीं आना जाना तो होता नहीं, इस टूटी हुई छड़ी से ही काम चला लीजिए, इसकी मरम्मत करवा देते हैं। आशा वहाँ से चली जाती है। तभी उनके पति राजेश जी वहाँ आ जाते हैं। तुम क्यों झूठी उम्मीद बांधती हो अपनी बहू से? लता, इतने सालों में इसने कभी भी हमारा सम्मान नहीं किया, आज क्या करेगी? तभी वहाँ उनका पोता रोहित आ जाता है। दादी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या बेटा? आपकी पुरानी छड़ी टूट गई थी ना, तो ये मैं अपनी कमाई से आपके लिए छड़ी लेकर आया हूँ। अब आप ये पुरानी छड़ी छोड़िए और ये वाली छड़ी हाथ में पकड़िए और ठाठ से चलिए। राजेश जी और लता जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं कि कम से कम उनका पोता तो उनका सम्मान करता है। एक दिन सुनील अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, आपने हमारा पुराना वाला घर अभी तक क्यों रखा है? मैंने कितनी बार कहा है कि हमें वो घर बेच देना चाहिए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैं भी तो कितनी बार कह चुका हूँ कि वो घर मेरे जीते जी नहीं बिक सकता, वो हमारा पुश्तैनी घर है। ओफो पिताजी, कब तक इन पुश्तैनी घर को संभाल के रखेंगे? अब छोड़ भी दीजिए मोह माया, आपके पूजा पाठ के दिन है, कहाँ आप एक घर के मोह में लगे हुए हैं। घर का मोह नहीं है बेटा, कुछ चंद यादें हैं, उनका मोह है, पर तुम ये बात नहीं समझोगे। आपसे तो बात करना ही बेकार है। लता जी और राजेश जी अपने बहू बेटे के इस दुर्व्यवहार से बहुत दुखी होते हैं। उनके बहू बेटे उनके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते थे। एक दिन जब रोहित घर आया तो देखता है कि उसकी माँ आशा अपनी सास को भला बुरा कह रही होती है। हाँ, आप दोनों ने तो हद कर रखी है, बस हर वक्त कोई ना कोई मांग रहती है आपकी। अरे बहू, मैंने तो बस इतना ही कहा कि तेरे ससुर जी को ठंडे पानी से नहाने में तकलीफ होती है, तो इनके लिए गर्म पानी कर दिया कर। अगर मेरे हाथ पांव चल रहे होते ना, तो मैं ही कर देती, तुझसे ना कहती। हाथ पांव तो अभी भी चलते हैं सासू माँ आपके, बस आप चलाती नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि ये सब नाटक है आपका, ताकि सारा काम मुझे ही करना पड़े। आशा वहां से चली जाती है और रोहित अपनी दादी के साथ इतना दुर्व्यवहार होता देख गुस्से से तिल मिला जाता है। वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है। माँ, ये तुम किस तरह से दादी से बात करती हो? अरे तुझे नहीं पता बेटा, उनके तो 50 नाटक रहते हैं। खैर तू ये सब छोड़, मुझे तुझसे एक बात करनी है, और वो भी खुशखबरी वाली। कैसी खुशखबरी माँ? अरे तेरे पिताजी ने अपनी दोस्त की बेटी मेघा से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या मेघा से? माँ, पर हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेघा से शादी का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। अरे नहीं सोचा तो अब सोच लेना। रोहित और मेघा
बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मेघा, मुझे पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, पर मैं तुम्हें एक बात अभी से बता देना चाहता हूँ। क्या रोहित? यही कि मेरी माँ एक अच्छी सास नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक अच्छी बहू नहीं है। पर रोहित, आंटी को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो तो बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। वो स्वभाव पता नहीं मेरे दादा दादी जी के लिए क्यों नहीं दिखता। उन्हें तो वो हर वक्त बुरा भला ही कहती रहती है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें ये पता चले कि वो ये बहुत गलत कर रही है। मैंने कुछ सोचा है जिससे माँ सही रास्ते पर आ सकती है। मेघा, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी रोहित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेघा और रोहित दोनों की शादी हो जाती है और मेघा अब आशा की बहू बनकर उनके घर आती है। बहू, ये देख, मैंने तेरे लिए ये हार बनवाया है। ये भी कोई हार है? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे डायमंड नेकलेस देंगी, पर ये क्या सस्ता सा हार पकड़ा दिया आपने मुझे। आशा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो मेघा पर बरस पड़ती है। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। मम्मी जी, मैं भी आपकी बहू हूँ, आप भी मुझे ये धमकी मत दीजिए। मेरे पिताजी वकील हैं, अगर आपने मुझ पर कोई भी अत्याचार किया ना, बस एक ही बारी में अंदर करवा दूंगी। हाँ। मेघा रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लता जी और रमेश जी देखते रह जाते हैं। मेघा कैसे अपनी सास को उन्हीं की भाषा में उनकी गलती का एहसास दिलाती है, जानने के लिए देखिए जैसे को तैसा पार्ट 2। आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। उसका पति सुनील भी अपने माता पिता के साथ बड़ा ही रूखा व्यवहार करता था। अब उनके बेटे की शादी मेघा से हो गई है और हवा का रुख बदल रहा है। मेघा, चलो आओ, रसोई में आकर मेरे साथ रात का खाना बनाने में मेरी मदद करो। मम्मी जी, मैं अभी सीरियल देख रही हूँ, अभी तो शाम होने में भी टाइम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बहू, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मम्मी जी, शायद आपको सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा। आशा रसोई में जाकर सारा खाना खुद बनाती है और मेघा अपनी दादी सास ससुर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। आशा को बहुत गुस्सा आता है। आशा मेघा के पास जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। कैसी बहू हो तुम? सास खाना बना रही है और तुम यहाँ गप्पे मार रही हो। सासू माँ और ससुर जी को तो कोई काम नहीं होता, वो तो फ्री है, पर तुम्हें तो अकल है ना। ये सुनकर मेघा भी आशा से बहस करने लगती है। मम्मी जी, ये आपकी सास ससुर हैं, आप इनसे इज्जत से बात कीजिए, और हाँ, प्यार से बोलेंगी तो कुछ भी कर लूंगी, पर ऐसे रौब झाड़ेंगी ना तो भूल जाइए कि कोई काम करने वाली हूं मैं। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी ही किस्मत फूटी है जो मुझे तेरे जैसी नालायक बहू मिली है। नहीं मम्मी जी, आपसे ज्यादा खराब किस्मत तो दादी सास की है, जिन्हें आप जैसी बहू मिली। आशा ये सुनकर तिलमिला उठती है। क्या कहा तुमने? आशा मेघा का हाथ पकड़ती है और कमरे से बाहर ले जा रही होती है। तभी वहां रोहित आ जाता है और मेघा उसे देखकर रोने का नाटक करने लगती है। देखिए, देखिए आपकी माँ मुझ पर कैसा अत्याचार कर रही है। मैंने इनसे कहा कि सासू माँ, मैं खाना बना देती हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरा हाथ पकड़कर कैसे मुझे घसीट कर लेकर जा रही है। अरे बेटा, ये झूठ बोल रही है। बस करो माँ, मेघा कभी झूठ नहीं बोलती और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आप उसका हाथ पकड़कर उस पर अत्याचार कर रही हो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेघा मेरी पत्नी है, उसका मेरा साथ तो जीवन भर का है और मैं उसी का साथ दूंगा। गलती आपकी है, आप ही सुधर जाइए माँ। तभी वहां सुनील आ जाता है। ये किस तरह से बात कर रहा है तू अपनी माँ से? पापा, आप तो रहने ही दीजिए। दादा दादी से आप किस तरह से बात करते हो देखा है मैंने। चलो मेघा। रोहित और मेघा वहां से चले जाते हैं।
इस डायन ने तो मेरे बेटे पर कुछ जादू कर दिया है। देखो कैसे अपने माँ बाप से बात कर रहा है। एक दिन रोहित सुनील के पास आता है और कहता है, पापा, पिछले महीने आपने जो ये अपने कमरे के लिए नया एसी लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? अरे इसमें तुझे क्या बताना? आपको बताना चाहिए पापा, अब मेरी शादी हो चुकी है, खर्चे बहुत हैं। आप तो रिटायर हो गए हैं, मेरी कमाई पर घर चलता है, तो हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। और वैसे भी आप लोगों को एसी की क्या जरूरत थी, पंखा ही काफी था आप लोगों के लिए। आशा को याद आता है कि कैसे उसने अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव किया था। ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हमने सासू माँ और ससुर जी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसीलिए हमारे बहू बेटे भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम सही कह रही हो आशा, हमने माँ और पिताजी के साथ बहुत गलत किया। रोहित उनकी बातें सुन लेता है और खुश हो जाता है। मेघा, मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब हमें ये नाटक खत्म कर देना चाहिए। नहीं, बस एक आखिरी बार नाटक और करना होगा, ताकि ये दोनों दादा और दादी जी से अपने किए की माफी मांग ले। अगले दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी रोहित और मेघा वहां आते हैं। मम्मी, मैं सोच रहा था, मतलब मैं और मेघा सोच रहे हैं कि मम्मी जी ये कहते हुए जरा शर्मा रहे हैं, मैं ही बता देती हूँ। हम सोच रहे थे कि आप दोनों को वृद्धाश्रम भेज दें। आशा और सुनील ये सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी उनकी दादी सास बोलती है, ये कैसी बातें कर रहा है रोहित अपने माँ बाप से? क्या अपने माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम भेजता है? क्यों दादी, आपको भी तो ये लोग वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देते रहते थे, तो आज इन्हें खुद ही चले जाना चाहिए। ये सुनकर सुनील और आशा शर्मिंदा हो जाते हैं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा। हाँ, हमें कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, चले जाते हैं हम। हमें माफ कर दीजिएगा सासू माँ और ससुर जी, हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हाँ माँ जी, पिताजी, हमें माफ कर दीजिएगा। ये देखकर रोहित और मेघा खुश हो जाते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोगों को वृद्धाश्रम भेजने का मैं सोच भी नहीं सकता। ये तो मैं और मेघा नाटक कर रहे थे ताकि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो। आशा और सुनील को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। जादू टोना जैसी चीजें खतरनाक है, लेकिन जब उनका प्रयोग एक बहू के हाथों होता है तो वो कितनी मजेदार हो जाती है, खुद देखिए। रामगढ़ गांव में सुधा रहती थी। सुधा की सास उससे बड़ा काम कराती, तो पति ऐसा जो ना कभी घुमाने ले जाता और ना ही कभी कोई तोहफा लाता। बेचारी इस बात से हमेशा दुखी रहती, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। अरे सुधा, सारा दिन न जाने क्या क्या सपने देखती रहती है। जाकर कुछ बढ़िया सा खाना बना कर ले आ। सपना ना देखो तो क्या करूं, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसे घर में शादी हो गई। इससे अच्छा तो माँ जी कोई फुल टाइम मेड ही रख लेते। ओहो, बढ़िया ही फुल टाइम मेड रखने वाली। मेरे बेटे के लिए तो विलायत से रिश्ते आ रहे थे, वो तो तेरे पापा ने तेरी इतनी झूठी तारीफ कर दी कि हमारा तो मन ही पिघल गया। अच्छा, विदेश से रिश्ते? वाह माँ जी वाह। अरे भगवान से तो डरिए, विलायती बहू लाकर क्या गाय का गोबर लिपवाती। बहू बहू होती है ना, वो देशी होती है ना विलायती। बहू का काम सिर्फ सास की सेवा और घर का काम होता है। और सुन, तुझे मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या करती? जाकर घर का काम कर। सुधा मन महसूस कर वहां से चली जाती है। शाम को सुधा का पति जल्दी घर आता है, जिसे देख सुधा खुश हो जाती है। जी आ गए आप? जरूर मुझे कहीं घुमाने ले जाने का प्लान होगा आपका। सब समझती हूँ मैं। अरे नहीं भाग्यवान, घूमना क्या है, बस आज जल्दी बस मिल गई तो घर जल्दी पहुंच गया। अच्छा सुनो, जरा आज शाम की चाय के साथ पकोड़े भी तल लेना, बड़ा मन कर रहा है। सुधा पति की बात सुनकर पैर पटकती हुई किचन में चली जाती है। वो काम करते करते खिड़की के बाहर देखती है
कि तभी उसे एक चमकीली सी कॉपी दिखाई देती है। वो खिड़की से उस कॉपी को उठा लेती है और उसे खोल कर देखती है तो उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, जादुई किताब, इस पर जो लिखो वो सच होता है। सुधा उस किताब को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से पास रखी पेंसिल उठाकर उसमें लिख देती है, मेरी सास सारा काम कर दे। तभी उसकी सास किचन में आ जाती है और कहती है, अरे बहू, सारा दिन लगी रहती है काम में, अब जा जाकर आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती हूँ। सुधा ये देखकर हैरान हो जाती है और कॉपी लेकर कमरे में आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पति आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। सुधा झट से कॉपी निकालकर उसमें लिखती है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाए। बस फिर क्या था, सुधा का पति किताब बगल में रख देता है और उससे कहता है, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए ना, चलो कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। सुधा ये सुनकर खुश हो जाती है कि तभी उसकी सास हाथ में चाय और पकोड़े लेकर खड़ी हो जाती है। चलो बहू, कुछ खा लो, अरे किस्मत वाले हैं हम जो हमें तू मिली, वरना मेरे बेटे की शादी कहीं तय ही नहीं हो रही थी, कोई लड़की इस घर में शादी नहीं करना चाहती थी, ले बहू खा ले। अब तो सुधा की बल्ले बल्ले हो गई थी। सुधा की सास और पति बस उसके इशारों पर घूमते। एक दिन सुधा को सास का हार पसंद आ जाता है। वो सास से कहती है, माँ जी, कितना खूबसूरत हार है, क्या ये हार आप मुझे दे देंगी? ओए होए, बड़ी आई, मुझे दे देगी? अरे तेरी माँ ने दिया है ना मुझे, जो मैं तुझे दे दूं? मैं अपने एक भी गहने तुझे कभी नहीं दूंगी। तभी सुधा अपने कमरे में जाती है और कॉपी में लिख देती है, सास के सारे गहने मेरे हो जाए। अब क्या था, थोड़ी ही देर में सास एक संदूक लेकर उसके कमरे में आ जाती है। बहू ये ले। ये क्या है माँ जी? बेटा ये मेरे गहने हैं, अब मुझ बुढ़िया पर तो ये अच्छे नहीं लगते, तेरी तो उम्र है पहनने उड़ने की, ये ले गहने तू ही रख ले। तभी सुधा की नजर उस हार पर पड़ती है जो सासू माँ ने पहना है। और माँ जी, ये हार जो आपके गले पर है? सास हार उतारते हुए कहती है, हाँ हाँ बहू ये भी ले ले। फिर कान के टापस उतारते हुए कहती है, ये ले बेटा, तू ये भी ले ले। फिर एक एक कर वो अपने सारे पहने हुए गहने उतारने लगती है। ये भी ले ले बहू, ये भी ले ले। सुधा तो खुशी के मारे बौखला जाती है। हाँ हाँ, लाइए 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 लाइए। तभी सुधा का पति उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, अरे सुधा क्या हुआ, क्या लाइए लाइए कर रही हो? अरे जरा कढ़ाई में तो देख लो, सारे के सारे पकोड़े जल गए। तभी सुधा की सास भी उसके सामने आ जाती है। इस लड़की से तो एक काम ठीक से नहीं होता, दिन भर सपने ही देखती रहती है। तभी सुधा को होश आता है। वो खिड़की के बाहर देखती है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल जादुई वादुई कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक काल्पनिक सपना था जो सुधा अपनी जिंदगी से तंग आकर देख रही।